अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। शोर शराबा तो हवेली में पहले भी रहता था, लेकिन अब इन तीनों बच्चों की वजह से वो शोर मजीद बढ़ चुका था। वो तीनों अपने माँ बाप के पास ही कम ही पाए जाते थे। कभी वो किसी के गोद में मिलते तो कभी किसी के। इस वक्त भी हुरम आयरा की गोद में मौजूद थी, जिसके साथ वो बातें कर रही थी। आयरा की बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो खिलखिला जरूर रहे थे और अपने दोनों गालों पर पड़ते डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करवा रहे थे। अब खुदा जाने ये डिम्पल्स उसने किससे चुराए थे, दादा से, फुफ्फो से या बाप से, जो भी था, लेकिन ये डिम्पल उसकी हंसी को मजीद दिलकश बना दे। आयरा कभी कभी बस उसे देखकर रह जाती थी। वो बचपन में इतनी प्यारी थी, तो फिर बड़ी होकर उसने क्या क़यामत ढाने थे। अजमीर और अलमीर 1.5 हफ्ते के हो चुके थे, जबकि होरम 1 महीने की होने वाली थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद थी, जिसकी वजह से वो 3-4 माह की बच्ची लगती थी। दिन में एक मरतबा लाजमी आयरा उसकी नज़र उतारती थी। डर लगता था कि कहीं उसकी पोती को उसकी खुद की नज़र न ला जाए। क्या हो रहा है? आलम ने कमरे में दाखिल होते पूछा। हम बातें कर रही हैं। जैसे उसे तो तुम्हारी बातें कितनी समझ आ रही है ना। आलम ने उसे अपनी गोद में ले लिया। मेरा बच्चा, क्या हाल है? उसके कहने पर होरम खिलखिलाकर हंसी, जबकि उसकी बात समझ आ गई थी और अपना हाल सुना रही हो। तुम्हें पता है, बहुत जल्दी तुम्हारी फूफो भी इस दुनिया में आने वाली है। उसके कहने पर आयरा ने गुड़कोस को देखा। तोबा है आलम, बच्ची के सामने तो ये बात मत करे। आयरा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्ची को मेरी बातें कितनी समझ आ रही हैं, और आ भी रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? अभी तो पता चलना चाहिए कि उसकी फूफो आने वाली है। उसने अपनी गोद में मौजूद हुरम को देखा, जो कि अपनी हाथ में मुंह में डाले उसे पूरा थूक में बढ़ चुकी थी। उसकी इस हरकत पर आलम ने मुंह बनाया। गंदी बच्ची। उसने हुरम का हाथ उसके मुंह से निकाला और टिश्यू बाक्स से टिश्यू निकालकर उसका हाथ साफ करने लगी। पहले तुम्हें पिलाऊं या तुम्हें? उसने फीडर हिलाते हुए बेड पर लेटे अलमीर और अजमीर को देखकर पूछा, जिस पर अजमीर ने आवाज निकाली। इसी चीज को उसका इशारा समझकर कस्मा ने उसे अपनी गोद में उठाकर फीडर उसके लबों से लगा दी, जबकि उसे ऐसा करते अलमीर ने रोना शुरू कर दिया। रो मत मेरी जान, भाई को पिलाऊं फिर तुम्हें भी पिलाती हूँ। उसे रोता हुआ अलमीर से कहा, जब जैसे उसकी कही बात वो समझ आएगा। शाह, उसे उठाएं, ये रो रहा है। उसीम के कमरे में दाखिल होते उसने जल्दी से कहा, तो तुम उसे चुप क्यों नहीं करवा रही हो? दिख नहीं रहा कि मैं अजमीर को पिला रही हूँ, तो उसे कैसे उठाऊं? कस्वा, तुम्हारा हाल देखकर कभी कभी मुझे हैरत होती है, तुमने अपने बच्चे कैसे पाल लिए? उसने रोते हुए अलमीर को अपनी गोद में उठाया। जब दोनों को एक साथ संभाल नहीं सकती थी ना, तो साथ उठा क्यों लाती हो? मैंने अपने बच्चे भी पाले हैं, और वो भी 2 एक साथ। उसने बकायदा इस 2 उंगलियां दिखाए। वो तीसरा तो इन 2 पर बारी था, इसलिए मुझसे ये बात मत करें कि मैंने कैसे पाले हैं। उसे बुरा सा मुंह बनाया। खुद तो घर में नहीं होती हैं, सारा दिन तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है उनसे, तो बस बातें करवा लो। अच्छा, अब बस भी करो, गलती हो गई है, तुमने ही पाले हैं बच्चे, और क्या खूब पाले हैं। उसके कहने पर कस्मा ने अपना बनाया हुआ मूड ठीक किया और अजमी को फीटा बुलाकर अलमीर को अपनी गोद में ले लिया। मोटी, चुप हो जा। हुरम के मसलसल रोने पर उसने चिल्लाकर कहा। सेहतमंद तो वो पहले से थी, ऊपर से कस्बा से छोटा सा गरारा और शर्ट पहना चुके थे, जिसकी वजह से हुरम को वो और वजनी लग गए थे। ऊपर से जो चीज उसे सबसे ज्यादा तंग करती वो था उसका इतनी देर से रोना। क्या हो गया है? ये क्यों रो रही है? पता नहीं बाबा साईं, कब से बस रोई जा रही है, चुप भी नहीं हो रही। आज मायूं की रस्म थी साहिर शाह और आहान की, जो शहर के एक बड़े से हाल में रखे गए थे। निकाह तो इन तीनों का हो चुका था, इसलिए मायूं की रस्म एक साथ ही अदा होनी थी। इससे यही लगा था कि हुरम लोगों के शोर की वजह से रो रही है, इसलिए वो थोड़ा खामोश हिस्से में आकर खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ आकर भी उसका बाजा ही बजे जा रहा था। आलम ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास बुलाया। उसे देखकर हुरम अपना रोना भूल कर उसके पास आ गया। वो ज्यादातर जरियाम के गोद में ही रहती थी, और जरियाम काफी हद तक आलम जैसा था, इसलिए कभी कभी उसे आलम ही अपना बाप लगता। आलम ने उसके नरम मुलायम गाल पर बहते हुए आंसू साफ किए, जब उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है उसे आयरा के पास लेकर जाओ, वो बेहतर समझती है। उसके कहने पर हुरैब ने अपना सर हिलाकर उसे आलम के गोद से लिया और वहां से चली गई। अम्मा साईं, आयरा के पास आते ही हुरैब ने उसको पुकारा, जो अपनी गोद में अजमीर को लिए खड़ी थी, जबकि अजमीर इस वक्त परीक्षा के पास था। हाँ, ये चुप नहीं हो रही, पता नहीं उसे क्या हो गया, मुझे तो अब परेशानी हो रही है। आयरा ने अपने पास खड़ी हुई कस्बा की गोद में अलमीर दिया और खुद हुरैब को अपनी गोद में ले लिया। उसके कपड़े बदलो हुरैब, ये कपड़ों की वजह से रो रही है। उसका गरारा सितारों से भरा हुआ था, यकीनन उन्हीं की वजह से उसे उलझन हो रही थी। आयरा इन तीनों बच्चों को जरूरत का सारा सामान एक बैग में डालकर लाई थी, जिसमें हुरैब का सादा सा सूट भी था। ये सूट उसने सिर्फ उसे कस्बा की जिद पर पहनाया हुआ था, लेकिन उसे अंदाजा था कि उसे इन कपड़ों में उलझन होगी, इसलिए वो पहले ही उसके कपड़े लेकर आए थे। आजा मोटी, कपड़े बदलते हैं।
हुरैब ने उसके आईने की गोद से लेते हुए कहा, जिस पर आयना ने घूर को तो देखा। मजाक कर रही थी, ये तो मेरी जान है, अभी तो उसे खिला पिला कर और मोटा करना है। आयना के घूरने पर उसने जल्दी से कहा, मोटी तो उसे बस मजाक में कहती थी, क्योंकि जरियाम उसके इस तरह कहने से चिढ़ता था, जबकि हकीकत में थे वो गोल मटोल सी गुड़िया हुरैब की जिंदगी थे। 3 तरह के अलग-अलग स्टेज बनाए गए थे, जिनमें वो तीनों जोड़ियां बैठी हुई थी। इन तीनों दुल्हनों का सूट पीले रंग का था, अलबत्ता डिजाइन चेंज था, क्योंकि वो उनके प्यारे प्यारे शोहर अपनी मर्जी से लाए थे। जबकि इन तीनों लड़कों ने करीम शलवार कमीज के ऊपर डार्क ब्लू कलर की चुनरी डाली हुई थी। लेकिन इन तीनों दुल्हनों के चेहरे पर बेजारियत थी, क्योंकि उनके दुल्हन ने अपना दुपट्टा थोड़ी देर डाले बैठे हुए थे। और यह हुक्म सबनी बेगम का था कि अगर रस्म साथ करनी है तो इसी तरह करनी होगी। मेरी शादी हो रही है, कुछ तो हल्ला गुल्ला कर लो। सब अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन खुद वह अच्छा खासा बेजार रो रहा था। ऊपर से आ तो हयात भी उसे मुंह नहीं लगा थी, जैसे उसकी आवाज का भी पर्दा। इसलिए तंग आकर उसने कह ही दिया। उसने इतनी जोर से कहा कि सभी उसकी तरफ मतवज हो गए। कम से कम कोई डांट सिखा लो। तो फिक्र न कर शामिर, मैं हूं ना। आलम ने स्टेज पर आकर अपनी शाल को गले में मफलर की तरह डाला और डीजे से मुखातब हुआ, लगा मेरी पसंद का गाना। और उससे पहले कि डीजे उसकी पसंद का गाना लगाता, साहिर अपने दोनों हाथ उठा चुका था। वो डीजे शामिर का दोस्त था, जिसे अच्छे से पता था कि आलम की पसंद क्या है। इसलिए अगर साहिर मना नहीं करता तो वो उसकी मर्जी का गाना लगाने में भी देर नहीं करता। बड़े बाबा अपनी मर्जी का गाना लगवा रहे हैं, इस बेजारियत परी तकरीर की बेजारियत मजीद बढ़ा रहे हैं। वो सब जानते थे कि आलम को सीधे गाने नहीं पसंद, उसे ज्यादातर सिंधी या पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा भाई, उन्हीं की अब मर्जी का लगा दे, लेकिन होना पंजाबी ही चाहिए, उसे कहकर उसने अपना डांस पार्टनर ढूंढना शुरू किया और वहां पर खड़ी नूर को अपने पास बुलाया। और जब भी डीजे ने पंजाबी वेडिंग सॉन्ग चला दिया और थोड़ी देर बाद आलम और नूर के साथ उसेम मुतसिम भी शामिल हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज सारे घर के अफराद से बढ़ चुका था और फिर बिना देर किए स्टेज पर बैठी वो तीनों जोड़ियां भी उनके साथ शामिल हो गए थे। बोरियत बड़े माहौल में आलम की बदौलत अच्छी खासी खुशगवारी छा गई थी। रस्मी अदा हुई और इसी तरह हंसी खुशी ये तकरीब खत्म हुई। रुको जरा, ये तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? घर पहुंचते ही हयात सीधा अपने कमरे में गई थी और सबसे नजर बचाता शामी भी फौरन उसके पीछे भागा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। पहले तुम मुझे बताओ, ये सुबह से तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? उसके कमर के गिर्द बाजू हाल करके शामी ने उसे अपने नजदीक किया। वो बड़ी आंटी ने मना किया था, उन्होंने कहा था आपसे पर्दा करूं और अपना चेहरा आपको शादी वाला दिन ही दिखाऊं। अच्छा, इससे क्या होगा? उसे मुझ पर रूप आता, लेकिन अब आपने मुझे देख लिया तो मुझ पर रूप नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर शामी ने बेसाता कहका लगाया, जिस पर हयात ने उसे गुड़का देखा। अब उसकी बात का मजाक समझ रहा था। हयात, तुम जैसी भी हो, मुझे हर हाल में पसंद हो। मेरे ना देखने से तुम पर कितना रूप आना था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे देखने और हाथ का करीब रहने से तुम पर कितना रूप आना है ये मैं जानता हूँ। शामी ने गहरी नजर से उसको देखा था और अगले ही पल उसके लबों पर झुक गया। उसके लबों को आजाद करके शामी गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जो उसकी छोटी सी गुस्ताही पर भी कोई खिलता हुआ गुलाब बन चुके थे। शामिर प्लीज जाए। जा रहा हूँ, इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और ही सही। तुम तो फिर मेरे पास ही आना, मेरी पनाहों में ही। शामी ने उसके कान के करीब सरगोशी की, उसके कान की लो पर अपने लब रखकर उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद हयात ने अपनी अटकी हुई सांसें बहाल की। जुड़लू ताका उसे टेबल पर रखी जब उसे अपनी खिड़की पर किसी की दस्तक महसूस हुई, जो पहले तो उसे अपना वहम लगा, लेकिन जब दोबारा दस्तक हुई तो वो जल्दी से उठी और जाकर खिड़की खोल दी। जहां आहान पाए पर चोरा बता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आया था, मेरे इतने नजदीक बैठी रही थी तुम, और एक बार भी नजर उठाकर मुझे नहीं देखा। मैं समझ गया मेरी शर्मीली बीवी सबके सामने मुझसे बात करते हुए झिझक रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अपना दिमाग जरा काम में लगाया करो आहान शाह, अंदर आओ। खिड़की से हटकर उसने आहान को अंदर आने का इशारा किया, जो उसके इशारा करते ही फौरन अंदर दाखिल हो गया, जैसे इसी इंतजाम में तो खड़ा था। कहो, क्या बात करनी थी? तुम्हें उपटा लगाना था, लेकिन यहाँ कोई उपटा नहीं है आहान। कैसे लोग हो तुम? शादी वाला घर है और उपटन नहीं रखा है भी तो मुझे नहीं लगवाना। अब निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शादी वाला घर है जहाँ 3 शादियां हो रही हैं। ऐसे में यहाँ फजूल में खड़े होने से बेहतर है घर जाकर आराम करो। उसके कहने पर आहान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उससे पीठ करीब खींचा। बहुत फिक्र हो रही है मेरी। हाँ, फिक्र तो करनी पड़ेगी ना, अब जिंदगी भर के लिए तुम मेरे जो पल्ले पड़ गए हो। उसके कहने पर आहान ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों पर बारी बारी शिद्दत से अपने लब रखे और शर्म के मारे शान से उसे घूट भी ना सकी।
कपड़े चेंज करके वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, बाबा बैठे हुए साहिर को देखकर कदम अपनी जगह रुके। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलने आया था। हम मिल तो लिए थे। उसने से कुछ देर पहले वाली मुलाकात याद दिलाई जो तकरीब में उनकी हुई थी। उसकी बात सुनकर साहिर अपनी जगह से उठकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मतलब तुम्हें प्यार करने आया था? आप जाएं यहाँ से, मम्मा पापा ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तब बहुत अच्छा लगेगा। रात को थका हारा उनका दामाद अपनी नींद की परवाह किए बगैर सिर्फ अपनी बीवी को प्यार करने आया है। उससे अपने करीब किया। साहिर उसकी महकती हुई गर्दन पर झुक गया। साहिर देखे, मत करें, दूर रहें। तुम्हारा ये महकता वजूद मेरी बेकरानियां बढ़ा रहा है और तुम दूर रहने का कह रही हो। मैं आपके पास ही तो आने वाली हूँ, दिखाते रहिएगा बेकर। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से कहने लगी, लेकिन जब अंदाजा हुआ कि क्या कह रही है तो अपने अल्फाज रोक लिए। हाँ, क्या तो तुम सही रही हो, आना तुम्हें मेरे पास ही है और फिर मैं तुम्हें अच्छे से अपनी बेकरानियां दिखाऊंगा। जो बातें आज तक लफ्जों में कहता आया हूं ना, उन पर अमल करके दिखाऊंगा। उसने सरगोशीनुमा आवाज में कहा, जिसे सुनकर माहिम काम कर आएंगे। पर अभी जाने वाला तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। आज रात तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाकर साहिर ने उसे अपने साथ ही बेड पर लेटा दिया और उसे अपने हसार में लेकर आंखें मोड़ दी। माहिम ने मजीद कोई मज़ाहमत नहीं की थी। जानती थी कि उसकी किसी मज़ाहमत को कौन सा उसने किसी हाथ में लाना है। मुतसिम, हिफ्जा अपी आ गई हैं। उसके फोन रखते ही पीछे जल्दी से उसके पास आई। कब से उसे यह बात बताने की बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसके कॉल थी जो कि खत्म नहीं हो रहे थे। अच्छी बात है। फरहाद की तबीयत कैसी है? फरहाद वसी का बड़ा भाई था, जिसकी तबीयत खराब होने के बाद वो सब मायूं की तकरीब में शामिल नहीं हो सके थे। अब बिल्कुल ठीक है वो सब। वसी के घर पर हैं, पूछने आई थी। मैं जाकर उनसे मिल लूं। कितना टाइम बाद वो आई है। परी, आज बारात है, तुम कैसे जा सकती हो? तो कोई बात नहीं है, मैं वहां से शरीक हो जाऊंगी। बात तो एक ही है ना। चुटकी बजाकर उसने मसले का हल निकाला। ऐसे ही इजाजत दे दूं तो क्या चाहिए? गिव मी आकिस। उसकी कमर पर हाथ रखकर मुतसिम ने उसे अपने करीब किया, जिस पर बिना बहस किए हुए उसने मुतसिम के गाल पर अपने लब रख दिया। उसकी शराफत देखकर मुतसिम ने अपना दूसरा गाबिल के सामने किया, जिस पर उसने जल्दी से अपने लब रख दिए। यकीनन उसे अपनी बहन से मिलने की बहुत ही बेताबी हो रही थी। अब जाऊं? नहीं, तुम यहाँ से ही जाओगी मेरे साथ। वहां जाकर उनसे मिल लेना। यह गलत बात है मुतसिम। जैसा तुम ठीक समझो। मेरी किस वापस करो। उसने कहा तो गुस्से में ही था, लेकिन किसी बात में भी मुतसिम का ही फायदा था। उसने शाफर से पीछे के दोनों गालों पर अपने लब रखकर उसकी किस वापस कर दी, जिस पर उसने हफ्की से मुतसिम को देखा और वहां से चली गई। दोनों तरफ घर की ही बात थी, इसलिए मुतसिम ने हयात और माहिम की रुखसती एक साथ ही तय कर ली थे। आहान की रुखसती कल होनी थी। हयात की सारी जिम्मेदारी मुतसिम ने खुद उठाई थी। जानता था इस दिन उसे अपने माँ बाप की कमी बहुत ही महसूस होगी। यह दिन ही इतना खास होता है, लेकिन यह कोशिश उसने पूरी की थी कि वो इस सारी जिम्मेदारी को पूरा करे। जो कि रफीक होता तो हयात के लिए करता। उसने हयात के चंद खास रिश्तेदारों को भी बुलाया था। भले उन्होंने हयात से रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी हयात के लिए वो उसके अपने थे। जब से वो यहाँ पर आई थी तब से बस हिफ्सा को ही ढूंढ रही थी, जो उसे थोड़ी दूर खड़ी मिल गई। भागती हुई प्रीशियस के पास गई और जाकर उसके गले लग गई। कितने सालों बाद वो अपनी बहन से मिल रही थी। हिफ्सा आपी, परी कैसी हो तुम? कब से तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नूर कहाँ है? वो कैसी है? और मुझे अपने दामाद से में मिलवा। छुप कर शादी भी करवा ली। उसकी बताया तक नहीं है तुमने। उसने फौरन शिकवा किया। नूर की शादी अचानक ही तय हुई थी और इस दौरान इर्तजा हद से ज्यादा बीमार था। उसकी वजह से वो सब भी नूर की शादी पर नहीं आ सके। मिलवाती हूँ, पहले मुझे बताएं इर्तजा कहाँ है? अब तो कितना बड़ा हो गया होगा ना वो। तुम खुद ही देख लो। उसे जवाब देकर हिफ्सा ने अपनी नजर दुराई और वो दूर खड़ा इर्तजा को आवाज देकर अपने पास बुलाया। उस पर नजर पड़ते ही प्रीश ने दिल में बेसाता माशाल्लाह कहा। इस वक्त डार्क ब्लू कलर के पैंट कोट में मलबूस था। वो 17 साल का था, लेकिन उसकी मजबूत जसामत उसे अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा बना रही। इर्तजा एहसान अफंदी माँ बाप की इकलौती औलाद था। शादी के कई सालों बाद वो मिन्नत मुरादों से पैदा हुआ था, इसलिए अपने माँ बाप का लाडला था और हद से ज्यादा जिद्दी। अस्सलाम वालेकुम हाला जानी। ऋषि के करीब आकर उसने सबस आंखों वाले शहजादे ने सलाम किया, जिस पर उसने थोड़ी हैरत हुई। वो इतने सालों बाद मिल रहे थे और इर्तजा फिर भी उसे इतने आराम से पहचान गया था। पहचान के तुम मुझे? बिल्कुल, आप में कोई फर्क जो नहीं आया, हमेशा की तरह खूबसूरत ही हैं। उसके कहने पर पीछे ने मुस्कुराते हुए उसके साथ लगाया। लेकिन तुम तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ी हो गए हो। अब तुम छोटे इर्तजा नहीं रहे। आप लोगों के लिए तो हमेशा ही छोटा रहूंगा। हाँ, मेरे लिए तो तुम मेरे छोटे इर्तजा ही रहोगे। परीक्षा ने उसके माथे पर बिखरी लिट को पीछे किया और उसके माथे पर अपने लप रख दिए।
اس نے حیات کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جس پر اس نے گھبرا کر شامیر کی طرف دیکھا۔ شامیر، ہاتھ چھوڑے، کوئی دیکھ لے گا۔ اس وقت وہ دونوں اسٹیپ پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ساحر، اس کی شیروانی ایج آتی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ ساحر کی بلیک کلر کی تھی اور اس کی کریم کلر کی۔ ہائے میری جان، اب یہ کوئی دیکھ لے والا چھوڑ دو، اب تو باقاعدہ تمہیں رخصت کروا کر لے کے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی گھبرائی ہوئی دلہن کو دیکھا کہا، جو اس وقت سرخ رنگ کے لہنگے میں غضب ڈال دی۔ لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، میں جانتا ہوں رخصتی ہونے میں ابھی وقت ہے، لیکن تم نہیں جانتی ہو یہ وقت جو باقی ہے نا، میں کس طرح سے کاٹ رہا ہوں، ورنہ جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو نا، دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں یہیں برائڈل روم میں لے کر بھاگ جاؤں۔ اس کے بعد کا مسئلہ سمجھ کر حیات اسے گڑ بھی نہ سکی۔ اسم کے لیے وہ نکما تھا، لیکن حیات کے لیے وہ انتہا کا بے شرم تھا۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہی ساحر ٹھٹکا، کیونکہ اس کے ہاتھ برف جیسے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر مہیم نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ اب اسے کیا بتاتی، آج اس کی رخصتی تھی اور اسی بات سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ ساحر کی گئی حرکتیں یاد کر کے ڈر لگ رہا تھا۔ اب تو مہیم نے مکمل طور پر صرف اس کا ہونا تھا، تو اب ساحر کیا کرتا؟ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو مہیم؟ نہیں، میں پریشان نہیں ہو رہی، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ مجھ سے بچنے کے بہانے سوچ رہی ہو؟ اگر ہاں تو بھلے سوچ کو لو، لیکن آج تمہیں چھوڑنے والا تو میں نہیں ہوں۔ اسے مہیم کے ہاتھ اپنی گفٹ سرد کر کے کہا، جس پر مہیم کا ننھا سا گھبرایا ہوا دل مزید گھبرا گیا۔ اس کا یہ سجا سورا گھبرایا ہوا روپ سیدھا ساحر کے دل میں اتر رہا تھا۔ رخصتی کا شور اٹھتے ہی وسیع اور رینا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ کیوں نہ بھیگتی، وہ اپنے دل کا ٹکڑا کسی اور کو جو دے رہے تھے۔ مہیم کو روتا ہوا دیکھ کر حیات کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ مہیم اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی اور اسے اپنا باپ چاہتا رہا تھا۔ اگر وہ آج وہ یہاں ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ حیات اس کے گلے لگ کر روتی اور وہ اسے شامیر کے ساتھ رخصت کرتا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اپنے آنسو ضبط کیے۔ جب اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں پر مبتسم کھڑا مسکراتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کبھی حیات کو اپنے ساتھ لگایا اور حیات نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مبتسم نے اس کے دل کی بات سن لی ہو۔ اس نے حیات کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ بن کر بھی دکھایا تھا۔ اپنے ہی گھر جا رہی ہے بسی، بے فکر ہو، مہیم کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم نے اس کو دیکھا کہا، جو کہ مہیم کو اپنے ساتھ لگائے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ بسی سے دور ہٹ کر وہ اینا سے ملی، جو خود رو رہی تھی۔ وقت واقعی بہت جلدی گزرتا ہے۔ کل تک وہ خود اس مقام پر کھڑی تھی اور آج اس کی بیٹی اسی میری بیٹے کا خیال رکھنا۔ وسیع نے بھیگی آنکھوں سے اسیم کو دیکھا، جس پر اس نے تسلی دیتے انداز میں اپنا سائل لایا۔ وہ آپ میری بیٹی ہے وسیع۔ اسیم کی بات سن کر اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بیٹی ایسے گھر میں جا رہی تھی جہاں پر پیار اور محبت تھی، جہاں سارے رشتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کا شوہر اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس سے اپنی بیٹی کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی، بس تھوڑا دکھ تھا اس کی جدائی کا۔ وسیم نے مہیم کی طرف دیکھا، جو اب ایحاب کے گلے ملتے ہوئے رو رہی تھی، اور آج اپنی بہن کے دور جانے پر وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اوئے رونا بند کر، تیری وجہ سے میری بیوی کا میک اپ خراب ہوا نا تو تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، ساحر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ رخصت تو ہو رہی ہے میری بہن، بھلے آج جتنا مارنا ہے مار لو، لیکن میں جب تک اسے اچھے سے مل نہیں لیتا چھوڑوں گا نہیں۔ اسے مزید ساتھی سے مہیم کو اپنے ساتھ لگایا، جبکہ اس کے بچوں جیسے انداز کو دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ اس کے سینے سے لگی مہیم بھی۔ نور اسے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی، جس کے بعد وہ اپنی نم ہتھیلیاں مسلتے ہوئی کب سے ساحر کا انتظار کرتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلا، جس کی آواز سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے قریب آ کر ساحر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، جس کو دیکھ کر اسے نے اگلے ہی پل تھام لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساحر نے بنا کچھ کہے ہوئے اسے بیڈ سے اتارا اور باہر لے کر جانے لگا۔ ہم کہاں لے جا رہے ہیں ساحر؟ اس کے قدم حویلی سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر مہیم نے پوچھا۔ ایک خاص جگہ، اسے جواب دے کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ مہیم کو بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی، جو اندر باہر جلتی لائٹس کی باعث پورا روشن ہوا پڑا تھا۔ 25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ جہاں دونوں پہنچے تھے، اپنی جگہ سے اتر کر وہ دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول کر مہیم کو گاڑی سے اتارا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے، میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے ساحر کی طرف دیکھا کہا۔ اسے امید نہ تھی کہ ساحر اسے تحفے میں کوئی ایسی چیز دے گا، لیکن مجھے ہے، کام کی وجہ سے مجھے شہر میں رہنا پڑتا ہے۔ اب اپنے سسرال میں رہتا اچھا تو نہیں لگوں گا نا، اس لیے ہم یہیں پڑیں گے۔ اور سب سے اچھی بات بتاؤں کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید واقعی مہیم کو اس کی طرف سے کوئی اچھی بات سننے کو امید تھی۔ ہم دونوں
यहाँ पर अकेले होंगे, डिस्टर्ब करने के लिए कोई तीसरा नहीं होगा। उसके कहने पर माहीम ने अपनी नजरें झुका ली। साहिल ने गौर से उसकी झुकी हुई नजरों को देखा, उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आया। वैसे इस घर में सिर्फ 3 कमरे हैं। पहले मैंने सोचा 1-2 और बनवा लूं, लेकिन फिर सोचा हमारे लिए तो एक कमरा भी काफी है। मैं घर देख लूं? साहिल की नजर घबरा कर उसने अपनी नजरें हर तरफ दुराकर घर का जायजा लिया। इस घर में हर एक चीज माही की पसंद की थी। ऐसा लग रहा था साहिल ने इस घर में सेटिंग बड़ी ही फुर्सत से करवाई थी। अभी फिलहाल हमारा कमरा देखो, घर कल देख लेना। बिना लम्हा साहिल की उसने माहीम को अपनी बाहों में उठाया और वहां बने हुए कमरों में से एक में चला गया। उसके कमरे में दाखिल होते ही हयात ने अपने हाथों की मुट्ठियां बीच ली। शामिर बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया था। उसके बैठने पर भी हयात ने अपनी नजर नहीं उठाई। हयात, अपना हाथ दिखाओ। उसके कहने पर हयात ने झुकी नजरों के साथ ही अपना हाथ उसके सामने कर दिया, जिसे थाम कर उसने अपनी जेब से छोटी सी मलमली डिब्बियां निकाली और उसमें से मौजूद अंगूठी निकालकर हयात की उंगली में पहना दी। हयात ने झुकी हुई नजर के साथ इस अंगूठी को देखा, जो दिखने में ही काफी कीमती और महंगी लगे थे। तुम जानती हो हयात, मैंने इस लम्हे का कितना इंतजार किया है। उसने ऐसा से अपना सर हिला दिया और शामिल कितनी दफा ही उसे इस बात का इजहार कर चुका था, उसे इन लम्हों का कितना इंतजार है। तो फिर सीधी बात, नो बकवास, रोमांस स्टार्ट। अगले ही लम्हे उसे बार पर लटाकर बिना कुछ समझने का मौका दिए शामिल उसके लबों पर झुकिया। इस अचानक अवतार पर हयात ने घबरा कर उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे जल्दी से खुद से दूर किया। क्या हुआ शामिर, ये क्या हरकत है? ये किस है मेरी जान? उसे इस तरह से बताया जैसे हयात को तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। मतलब ऐसे कौन करता है? उसकी झुकी नजरों के साथ ही कहा, सॉरी मुझे नहीं आता, तुम सिखा दो। मुझे भी नहीं आता, तो भी मुझे करने दो। शामी ने नरमी से उसके माथे पर लब रखे और एक एक करके उसकी सारी जुल्ली उतारकर उस पर फिर से झुक गया।